नमस्ते, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल लेट्स ब्लेज अ ट्रेल पर। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। एसएससी 2024 में जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जा चुके हैं, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, जितने भी एग्जाम्स हुए थे ना 2024 में, तो उनमें जितने भी ईडियम्स और फ्रेजेस पूछे थे उन सबको कवर किया है इस सीरीज़ में। तो इसी सीरीज़ में आज 14 पार्ट है। 13 जो है हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, हाईली बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। वी टॉक्ड ओवर द मैटर फॉर 2 hours. अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट रीच अ डिसीजन। तो टॉक्ड ओवर जो है इसका करेक्ट मीनिंग बताना है आपको, क्या होगा। टॉक्ड ओवर तो आर्ग्यूड होगा नहीं, डिबेटेड होगा नहीं, क्वेरल ना, डिस्कस्ड होगा इसका आंसर। तो टॉक्ड ओवर मतलब ये होता है किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना कंप्लीटली एंड थॉरोली इन ऑर्डर टू रीच एन एग्रीमेंट। किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करना केयरफुली होकर, कंप्लीटली। तो आंसर हुआ डिस्कस। completely and carefully. In order to reach an agreement. ठीक है, तो आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। Siri was feeling blank after receiving praise from her professor for completing the project ahead of schedule. तो आपको इस ब्लैंक में करेक्ट इडियम चूज करना है, क्या होगा। तो इन द सेम बोट होगा नहीं, अंडर द वेदर ना, इन द डार्क नहीं, आंसर होगा ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो इडियम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब ये होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, ऑन द क्लाउड 9। इस इडियम के लिए एक और इडियम जाता है जब बहुत खुश होते हैं, ऑन क्लाउड 9। बहुत ही ज़्यादा यूफोरिक फील करना, यूफोरिक। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है कि सीरी वॉज फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि उसे प्रेज मिली थी अपने प्रोफेसर से, क्योंकि इसने प्रोजेक्ट जो था शेड्यूल से पहले ही कर दिया था, इसलिए। बाकी इडियम्स भी देखते हैं। इन द डार्क, इन द डार्क इडियम, इसका मतलब ये होता है किसी को अंधेरे में रखना, मतलब किसी को किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ना देना, अनइन्फॉर्म्ड रखना किसी चीज़ के बारे में, अनइन्फॉर्म्ड रखना, अनइन्फॉर्म्ड। ठीक है। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मतलब ये होता है अनवेल फील करना, मतलब तबीयत आपकी थोड़ी नासाज है, तब बोल सकते हैं अंडर द वेदर कि आई एम फीलिंग बिट अंडर द वेदर, अनवेल है थोड़ा। इसकी ओरिजिन जो है ना शिप से आई है। जब सेलर जो है, जैसे मौसम ख़राब होता था तो सेलर की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती थी, वे सी सिक फील करते थे, तो जो छत होती थी ना जहाज़ की, वो नीचे चले जाते थे उससे थोड़ा आराम करने के लिए, ताकि मौसम थोड़ा सही हो और उनकी तबीयत सही हो जाए तो वापस अपने काम पर लौट सकें। तो अंडर द वेदर मतलब व्हेन यू फील बिट अंडर अनवेल, डिस्कम्फर्ट काइंड ऑफ। ठीक है। और इन द सेम बोट, इन द सेम बोट इडियम का मतलब ये होता है सेम सिचुएशन में होना। ये तो नेगेटिव सिचुएशन को डिनोट करता है, मतलब अनप्लीजेंट सिचुएशन है कोई और उसमें सब एक जैसा ही फील कर रहे हैं, मतलब जैसे कोई बोट है ये और बहुत सारे लोग हैं इसी के अंदर। तो जैसे कोई इसमें प्रॉब्लम होगी, ये डूबने वाली है सपोज, तो जितने भी लोग हैं सब एक साथ ही मरेंगे, एक साथ ही डूबेंगे। तो ये ना सेम बोट मतलब सेम अनप्लीजेंट सिचुएशन में होना, समझ गए होंगे। तो आंसर ऑप्शन ए, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट 133। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका आंसर क्या होगा। टू बाय अ कैट एंड अ बैग ना, टू रिलीज अ कैट आउट ऑफ अ बैग ना, टू नॉट अलाउ अ कैट इन टू द बैग। आंसर है टू रिवील आ सीक्रेट। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब ये होता है कोई जो
बात थी उसको रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना, सीक्रेट ना रहना अब, डिस्क्लोज समथिंग। या इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब भी यही होता है, रिवील कर देना। इसकी ओरिजिन जो है ना पता है इस तरह से है, ये जो होते हैं ना लाइव स्टॉक ब्रोकर जो हुआ करते थे, तो ये इनके जो कस्टमर आते थे इनके पास सामान खरीदने, मतलब ये जो होता है मीट वगैरह के लिए आते थे कोई जानवर खरीदने, जैसे डक, पिगलेट और चिकन वगैरह, है ना। तो जो व्यापारी होते थे ना वे उन्हें बैग में चुपचाप कैट रख कर दे दिया करते थे, और कैट जो होती थी ना उस टाइम उसकी लोअर वैल्यू होती थी, और जैसे वे घर पहुंचते थे अपना बैग खोलते थे तो उसके अंदर से निकलती थी कैट। तो लेट कैट आउट ऑफ द बैग मतलब रिवील हो जाना, मतलब सीक्रेट खुल जाता था कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया, उन्हें गलत चीज़ दे दिया। टू रिवील अ सीक्रेट होता है इसका मीनिंग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 134. The entire audience was all ears when the Indian-born American economist started giving a speech. तो all ears जो है इसका करेक्ट आंसर बताना है, क्या होगा? Was willing to exit the show? No. Was keen to listen? यही होगा इसका आंसर। तो all ears मतलब ये होता है किसी को बहुत अटेंटिवली, बहुत केयरफुली सुनना। Paying heed someone, paying heed someone या केयरफुली किसी को सुनना। या अटेंटिवली। हीड मतलब भी यही होता है किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन देना, केयरफुली किसी चीज़ को नोटिस करना। तो यही यहाँ लिखा है कि द एंटायर ऑडियंस वॉज ऑल ईयर्स वैन द इंडियन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट स्टार्ट गिविंग अ स्पीच। जब मतलब इंडियन बॉर्न अमेरिकन जो था इकोनॉमिस्ट उसने अपनी स्पीच देनी स्टार्ट करी तो सारी ऑडियंस एकदम ऑल ईयर्स हो गई, मतलब उन्हें सुनना बहुत स्टार्ट कर दिया बहुत अच्छे से, एकदम कीन, ईगरली। तो वही यहाँ लिखा है वॉज कीन टू लिसन। और ऐसा ही एक और इडियम है ऑल आइज, इसका मतलब भी यही होता है इसका मतलब भी यही होता है किसी को बहुत अटेंटिवली सुनना, कीनली सुनना, ईगरली सुनना। कीन जो है ना वो कीन वर्ड का मतलब ये होता है ईगरली। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 135. रीड बिटवीन द लाइन्स, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। आंसर क्या होगा? रीडिंग अ बुक ना, अवॉइडिंग रीडिंग एंड एंगेजिंग इन गॉसिप्स नो, अंडरस्टैंडिंग अ डीपर और हिडन मीनिंग, या यही आंसर होगा। तो रीड बिटवीन द लाइन्स इडियम मतलब ये होता है जैसे कोई चीज़ लिखी है वो लिखी नहीं है, आप उसका गहराई से मीनिंग समझते हैं जो उसमें मेंशन नहीं है, हिडन मीनिंग समझना किसी बात का। फॉर एग्जांपल जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें दुकान पे ले जाओ, बड़े बड़े टॉयज़ को खरीदने के लिए कहते हैं, तो उनकी मम्मी जैसे उन्हें आँख दिखा देती हैं। जैसे किसी ने बच्चे ने जिद करी कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो मम्मी ने जैसे आँख दिखा दी तो वो समझ गया कि अब नहीं करनी है जिद, तो उसकी मम्मी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ आँख दिखाई, तो रीड बिटवीन द लाइन्स कर लिया बच्चे ने कि अब जिद नहीं करनी, नहीं तो डांट पड़ेगी। तो रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ लिखी नहीं है लेकिन आपने उसका हिडन मीनिंग समझ लिया, समझ गए होंगे, है ना। आंसर है ऑप्शन सी। 136. The new employee is really trying to fit in, but sometimes he feels out of place and uncomfortable. तो out of place और uncomfortable के लिए करेक्ट इडियम क्या होगा? A needle in a haystack नहीं, a diamond in the rough ना, a fish out of water यही होगा इसका आंसर। तो फिश आउट ऑफ वाटर इडियम मतलब ये होता है आउट ऑफ प्लेस फील करना, अनकंफर्टेबल फील करना, आउट ऑफ प्लेस फील करना, ये तो लिखा ही है यही। तो वहीं यहाँ लिखा है कि द न्यू एम्प्लॉय इज रियली ट्राइंग टू फिट इन बट समटाइम्स ही फील्स आउट ऑफ प्लेस एंड अनकंफर्टेबल। मतलब कोई नया एम्प्लॉय आया होगा किसी कंपनी में तो वो कोशिश तो कर रहा था फिट होने की, लेकिन उसे ऐसा फील होता था, मतलब फिश आउट ऑफ वाटर फील करता था, अनकंफर्टेबल, मतलब उसके फ्रेंड्स वगैरह नहीं बने होंगे तो अनकंफर्टेबल फील होता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं डांसिंग पार्टी हो रही है, हम वहाँ गए और हमें तो डांस आता नहीं, तो हम कैसा फील करेंगे? यही तो कि बस जल्दी से घर चले जाओ, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो वही है इसका मतलब फिश आउट ऑफ वाटर। अब बाकी इडियम देखते हैं, ये भी हैं इडियम, जैसे अ नीडल इन अ हेस्टेक। ये इडियम होता है किसी ऐसी चीज़ को खोजने के लिए जो इम्पॉसिबल है, मतलब एक
छोटी सी सुई है और उसे हे स्टेक में खोजना है, तो क्या खोज पाएंगे इतना बड़ा ये जो है घास का ढेर और उसमें एक सुई ढूंढना? ये तो इम्पॉसिबल टास्क है, समथिंग वेरी इम्पॉसिबल टू डू, इम्पॉसिबल टास्क। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, जगह नहीं बची। अब ये बचा था अ डायमंड इन द रफ। डायमंड इन द रफ उन लोगों के लिए यूज़ होता है जिनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल तो है, टैलेंट भी है, बस उन्हें ज़रा सी पॉलिश की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है और वे एकदम चमक जाएंगे। तो अ डायमंड इन द रफ, जिनमें पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, potential and talent, but needs training, मतलब उन्हें ज़रा सी मदद की ज़रूरत है फिर एकदम भी चमक जाएंगे। तो डायमंड इन द रफ उन लोगों को कहते हैं। और क्या बचा? बस ये तो कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट तो आंसर था ऑप्शन सी 137 एन ओपन बुक। तो आंसर क्या होगा एन ओपन बुक इडियम के लिए? समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस नहीं, अ हेल्पफुल पर्सन ना, अ पर्सन और थिंग दैट इज ईजी टू लर्न अबाउट एंड अंडरस्टैंड। तो यही होगा इसका आंसर। एन ओपन बुक उन लोगों को कहते हैं जिनका जीवन एकदम खुली किताब है, उनके बारे में कुछ भी सीक्रेट नहीं है, मतलब हर कोई उन्हें बहुत ईजीली समझ लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा उनके बारे में हर बात। और ऐसा ही एक और इडियम है, जैसे ये है एन ओपन बुक, उसके लिए ऐसा ही एक और इडियम है, क्या था? क्लियर एज अ डे। क्लियर एज अ डे, ये इडियम भी उस चीज़ के लिए यूज़ होता है जिसके बारे में अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। तो वही यहाँ लिखा है कि अ पर्सन और थिंग दैट इज़ ईजी टू लर्न अबाउट एंड अंडरस्टैंड। तो इन दोनों इडियम का मतलब सेम ही है ये। "138 माई कार ब्लैंक ऑन द वे टू कॉलेज यस्टरडे"। तो यहाँ पे ब्लैंक में करेक्ट चूज़ करनी है फ्रेजल वर्ब, क्या होगी? ब्रोक इन नहीं, ब्रोक डाउन, या यही होगा आंसर। ब्रोक आउट नहीं, ब्रोक अप नहीं। तो ब्रोक डाउन मतलब ये होता है, ब्रोक डाउन जो है ना, ये दो तरह से यूज़ होता है ब्रेक डाउन। पहला तो किसी मशीनरी या व्हीकल के केस में, जैसे कोई मशीनरी है या व्हीकल है, तो जब कोई मशीन या व्हीकल काम करना बंद कर दे तो तब कहते हैं ब्रोक डाउन। और एक होता है इमोशनल ब्रोक डाउन, जब कोई बहुत दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोता है, तो उनके लिए। तो दो तरह से मीनिंग है। जब मशीनरी या व्हीकल के केस में है तो इसका मतलब है स्टॉप कर दिया वर्किंग, इन्होंने मशीनरी ने काम करना बंद कर दिया। वही यहाँ लिखा है कि माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू कॉलेज यस्टरडे, मतलब जब वह कॉलेज जा रहे थे कल तो उनकी कार ब्रोक डाउन होगी, मतलब काम करना बंद कर दिया, समझ गए होंगे। और दूसरा इसका मीनिंग है इमोशनल ब्रोक डाउन हो जाना, जैसे कोई बहुत ज़्यादा दुखी है तो बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो इमोशनल ब्रोक डाउन। और बाकी देखते हैं ब्रोक इन, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ब्रोक इन। तो ब्रेक इन मतलब ये होता है कहीं पे फोर्सफुली एंट्री लेना, फोर्सफुली, जैसे ये नहीं होते हैं चोर वगैरह किसी के घर में घुस जाते हैं एकदम और लूट लेते हैं सामान जो भी लूटना होता है, फोर्सफुली एंट्री। तो ब्रेक इन मतलब होता है दरवाज़ा तोड़कर फोर्सफुली एंटर करना कहीं, इसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ये, फोर्सफुली एंट्री लेना कहीं। और दूसरा क्या था? ब्रोक आउट। तो ब्रेक आउट मतलब ये होता है किसी चीज़ का सडनली इरप्टली फैल जाना, जैसे वो नहीं हुआ था कोविड-19 ब्रोक आउट, इरप्ट करना कोई चीज़ सडनली। ठीक है, अब क्या बचा? ब्रोकअप। ब्रेकअप तो पता ही है, मतलब कोई चीज़ एंड हो जाना, स्प्लिट हो जाना, जैसे रिलेशनशिप एंड हो जाती है, ब्रेकअप होता है ना, वही है इसका मीनिंग। नेक्स्ट 139 व्हेन पिग्स फ्लाई, क्या होगा इसका आंसर? समथिंग दैट स्पॉइल्स रिलेशनशिप्स, नो,
समथिंग टेरिबल ना, समथिंग अनप्लान्ड ना, समथिंग डैट विल नेवर हैपन, यही होगा इसका आंसर। तो ये तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ेंगे, ये पॉसिबल है क्या? वो तो उड़ ही नहीं सकते, चलते हैं वो। तो आंसर है ऑप्शन डी, समथिंग डैट विल नेवर गोइंग टू हैपन, कभी नहीं होगा ये। अब दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सो टेक अ पॉज टू आंसर इट बाय योरसेल्फ। तो क्या होगा आंसर? टू वेस्ट टाइम, बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब क्या होगा? टू वेस्ट टाइम ना, टू स्लीप अर्ली नहीं, टू वर्क लेट इनटू द नाइट, यही होगा इसका आंसर। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल की ओरिजिन कुछ इस तरह है, पहले जो है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी हर जगह तो होती नहीं थी, तो तब लैंप यूज़ किया करते थे, ऑयल वाला लैंप, उसमें तेल डालते थे तब वो चलता था। तो बर्न कर रहे हैं मिडनाइट ऑयल, मतलब इसका मतलब ये है कि देर रात में आप लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब होता है देर रात तक काम करना, टू वर्क लेट इनटू द नाइट। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस सेशन, आई होप यू लाइक दिस। टाइम टू बी डेड यू, बाय बाय। और हाँ, यदि आपको पसंद आया हो ना ये सेशन, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? सब्सक्राइब, बाय बाय।